हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। वेलकम टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। इन दिस एपिसोड वी विल कवर रिसर्च यूनिट 2 एंड पार्ट 6। ये रिसर्च की आखिरी टॉपिक है और आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम साइकोलॉजी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। रिसर्च थोड़ी लंबी यूनिट थी, इसलिए इसमें ज़्यादा पार्ट बने हैं और 2025 से लेकर 2025 से पहले 2022 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी रिसर्च के टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप ये सीरीज कवर करते हो तो आपके सारे पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे, एक भी पीवाईक्यू मिस नहीं होंगे। और इस वीडियो में हम लर्न करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और दोनों में एक्सप्लेनेशन भी है। विदाउट डिले एनी टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, विच कोरिलेशन प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड अ कैटेगोरिकल एंड डाइकोटोमस वेरिएबल। यानी कहता है कि कौन सा सहसंबंध जो है इस सतत चर और श्रेणीबद्ध या द्विविध चर के बीच के संबंध को मापता है। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, पॉइंट बाय सीरियल एंड फाइव कोफिशिएंट। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो पॉइंट बाय सीरियल होता है। पॉइंट बाय सीरियल क्यों होता है? क्योंकि पॉइंट बाय सीरियल हम तब उपयोग करते हैं जब एक वेरिएबल जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रू डाइकोटोमी होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पॉइंट बाय सीरियल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अरेंज द स्टेप ऑफ फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस को उनके स्टेप के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। फैक्टर नेमिंग, केमो बार्टलेट टेस्ट, फैक्टर रोटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड फैक्टर एक्सट्रैक्शन। तो फैक्टर एनालिसिस कैसे शुरू करते हैं? तो फैक्टर एनालिसिस जो है, पहले क्या कहते हैं, प्रिपेयरिंग द कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड फिर क्या करते हैं, फॉलो बाय केमो बार्टलेट टेस्ट एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर सुटेबिलिटी चेक करते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन एंड फैक्टर आर रोटेटेड एंड फाइनली नेम्ड। तो जो स्टेप बनता है फर्स्ट क्या होगा, वो हम पहले कंप्यूटेशन कोरिलेशन मैट्रिक्स करते हैं यानी कि डी देन बी केमो बार्टलेट, देन क्या करते हैं, उसको फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसे फैक्टर रोटेट करते हैं और फाइनली हम फैक्टर को नेम देते हैं DBECA। DBECA जो है वो ऑप्शन 2 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द क्वालिटेटिव मेथड विल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। और गुणात्मक विधियों में निम्नलिखित कौन से गुण होते हैं? दे आर रिड्यूस द पावर डिफरेंशियल बिटवीन रिसर्चर एंड participant. The data is yielded in the form of word, picture, etc. Different group of participants are exposed to contrasting level of independent variable. And D ऑप्शन कहता है the presence of some variable that affect behavior are the systematically altered. हिंदी में देखते हैं, कहता है गुणात्मक विधि के निम्नलिखित गुण क्या होते हैं? वे शोधकर्ता और प्रतिभागियों के बीच के शक्ति अंतर को कम करता है। दूसरा कहता है कि डेटा शब्दों, चित्रों आदि के रूप में प्राप्त होता है। क्वालिटेटिव डेटा तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता है, तो ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते, कहता है प्रतिभागियों के विभिन्न समूह स्वतंत्र चरों के विपरीत स्तरों के संपर्क में आते हैं। और डी कहता है कि व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ चरों की उपस्थिति को व्यवस्थित रूप से बदलता है। ई कहता है वास्तविक का निर्माण यानी रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, बी एंड ई। ए, बी एंड ई। ए, बी एंड ई जो होता है वो ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच एथिकल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्सप्लेनिंग द स्टडी टू पार्टिसिपेंट्स
आफ्टर पार्टिसिपेशन, यानी कौन सा नैतिक सिद्धांत सहभागियों को अध्ययन के बाद पूरी जानकारी देने पर बल देता है? डीब्रीफिंग, इन्फॉर्म कंसेंट, जस्टिफिकेशन ऑफ डिसेप्शन, राइट टू विड्रॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग क्यों होगा कि डीब्रीफिंग में ही हम क्या करते हैं कि रियल डीब्रीफिंग का जो उद्देश्य ये होता है कि उनको समझाया जाता है, गलतफहमी को दूर किया जाता है और पार्टिसिपेंट के ये मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक होता है, जिसको बताया जाता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल स्पेशल फॉर व्हेन डिसेप्शन इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग assumption नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। कहता है कि कोवेरियंस का निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? विद इन ग्रुप वेरियंस मस्ट बी अप्रोप्रिएटली इक्वल, द treatment group should be selected the different population, the contribution of variable variance in the total sample must be additive, एंड फोर्थ कहता है देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जो कोवेरियंस है यानी अनकोवा है, अनकोवा क्या होता है? अनकोवा कब यूज करते हैं? अनकोवा हम तब यूज करते हैं जब एक ग्रुप समान आबादी के लिए हो और अलग अलग स्रोतों के समूह सह परिवर्तन की शर्तों को तोड़ते हैं। यानी कि कहता है कि ANCOVA require group to be compared the drawn from the same population. If group come from different population, covariant adjustment become the meaningless. The right answer is group from different population. Question number 5, question number 6, sorry. Question number 6 में कहता है which of the following characteristic of taste determine where the people who have well on particular item have also done well on the whole test। यानी परीक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह निर्धारित करती है कि जिन लोगों ने विशेष विषयों में अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें पूरे परीक्षण में भी अच्छा प्रदर्शन आएगा। आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी, आइटम रिलायबिलिटी एंड आइटम वैलिडिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी होगा, क्योंकि आइटम जो है एक आइटम से दूसरे आइटम को कहता है कि हाउ वेल एन आइटम डिफरेंट, हाई स्कोर और लो स्कोर के बीच में डिफरेंट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। गुड आइटम कोरिलेटेड, गुड आइटम के साथ स्ट्रांगली कोरिलेटेड होगा विथ टोटल टेस्ट स्कोर। द राइट आंसर इज आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एथनोग्राफिक मेथड इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी एडॉप्टेड, यानी नृवंश विज्ञान पद्धति अपनाई गई रणनीतियों से संबंधित है। टू एक्सप्लोर द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रुप, टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद पीपल टू बी स्टडी, टू स्टडी द सोशियो डेमोग्राफिकल प्रोसेस दैट शेप एन एजुकेटेड पर्सन, to comprehend the other vice versa, researchers own self be sensitive to the socio cultural constraint। तो कहता है कि सही ऊपर दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से सही चुनना है। कौन कौन सा सही है? तो लाइव एक्सपीरियंस जो होता है वो एथनोग्राफिक का पार्ट नहीं होता है। एथनोग्राफी किस पे फोकस करता है? एथनोग्राफी जो फोकस करता है रैपिड बिल्डिंग कल्चर पे भी ये फोकस करता है। डीप इसका जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो किस में है? कंटेक्चुअल पे है। एंड ये किस पे फोकस करता है? सोशियो डेमोग्राफिकल में करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, डी एंड ई। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप टू द पीपल एंड टू comprehend the vice versa, researcher own self be sensitive the socio cultural context and नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मेजर फेजेस इन्वॉल्व
in case study are given below, arrange them in order of from beginning। यानी केस स्टडी में जो शामिल निम्नलिखित स्टेप हैं उनको शुरुआत के क्रम से अरेंज करना है। डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजल फैक्टर, द रिकॉग्निशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ द फेनोमेना। थर्ड ऑप्शन कहता है एप्लीकेशन ऑफ रेमेडियल मेजर। फोर्थ ऑप्शन में कहता है डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ गिवन फेनोमेना एंड फॉलो अप द प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट अप्लाई। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ फेनोमेना, यानी घटना की स्थिति को पहचानते हैं और उसका निर्धारण करते हैं। दिस वन इज वन। देन हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ गिवन फिनोमेना, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजल फैक्टर। ये हो गया थर्ड। तो बी डी ए किसमें है, बी डी ए जो है फर्स्ट ऑप्शन में, द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। Question number 9. The large-scale attempt to identify risk factors that predict the development of certain disease are known as। यानी कहता है कि कुछ बीमारियों के विकास की भविष्यवाणी करने वाले जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए प्रयास को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी क्या होता है कि ये रिस्क फैक्टर को क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और डिजीज पैटर्न को एंड डिजीज पैटर्न एट पॉपुलेशन लेवल, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल हेल्थ प्रेडिक्शन। यानी कि लार्ज स्केल हेल्थ प्रेडिक्शन के लिए क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द की फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इंक्लूडिंग ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की विधियों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या होती है। इट रिस्पेक्ट द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पार्टिसिपेंट, कंसीडर द नेचर ऑफ रियलिटी एज डिटर्मिनिस्टिक, इट प्रोवाइड रिच और थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेनोमेना and it view language central to communication। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च does not assume deterministic reality, instead it emphasizes subjective experience and rich description and determinism belong to positive approach। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या करता है, नेचर ऑफ रियलिटी है, वो रियलिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु गेट पर्टिकुलर आइटम करेक्ट फॉर अ टेस्ट एंड मेजर द अचीवमेंट और एबिलिटी डिफाइंड। यानी निम्नलिखित में से किसी उपलब्धि या योग्यता मापने वाले परीक्षण के लिए किसी विशेष आइटम को सही करने वाले लोगों की संख्या द्वारा परिभाषित किया गया है। आइटम डिफिकल्टी, आइटम वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी या आइटम रिलायबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर आइटम डिफिकल्टी। आइटम डिफिकल्टी में क्या होता है, आइटम डिफिकल्टी जो है वो डिफिकल्टी लेवल को बताता है, यानी कि किसी क्वेश्चन को कितने परीक्षार्थी ने सही से सॉल्व किया है। The right answer is option number 1। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है। मैच द फॉलोइंग में क्या है, मल्टीपल रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन लाइन। तो मल्टीपल रिग्रेशन क्या, जैसे नाम से ही आपको पता चला, मल्टीपल रिग्रेशन यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा होगा। तो एक से ज्यादा में क्या होता है कि प्रेडिक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए रिजल्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। तो ए का जो है वो 4 होगा। फिर कहता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन जो है वो डिस्क्राइब करता है किसको, चेंज को, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेडिक्टर।
यानी जो बी ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फेलिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है? रिग्रेशन इक्वेशन जो होता है आपका, द फॉर्मूला ऑफ प्रेडिक्ट आई द y variable value based on x variable, and the last one is regression line. regression line में क्या होता है? the straight line defined of the relationship x and y variable by the squaring deviation around it, यानी a का 4, b का 3, c का 1 and d का 2. the right answer will be answer 1. हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, तो आप यहाँ पढ़कर भी समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्थोगोनल रोटेशन इन फैक्टर एनालिसिस इज कैरी आउट व्हेन फैक्टर आर। ऑर्थोगोनल फैक्टर जो होता है कारक विश्लेषण में तब किया जाता है जब कारक होते हैं, क्या होते हैं? अनकोरिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, प्लेस्ड एट 180 डिग्री टू ईच अदर। तो ऑर्थोगोनल हम तब करते हैं जब फैक्टर जो अनकोरिलेटेड होते हैं, यानी इफ फैक्टर आर कोरिलेटेड देन वी विल यूज ऑब्लिक रोटेशन। और ऑर्थोगोनल रोटेशन की फैक्टर 90%, 90 डिग्री एंड अज्यूम दे आर अनकोरिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बाई सीरियल कोरिलेशन, 5 कोफिशिएंट कोरिलेशन एंड पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। क्वेश्चन वही आते हैं रिपीट होकर हमेशा, लेकिन आपका जो रहेगा कि कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। तो अगर आप पूरे सीरीज कंप्लीट करते हो तो इसमें से आपको है कि 80% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये अलग, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो होता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है वो 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, यानी ए का 3। फिर कहता है बाई सीरियल कोरिलेशन। बाई सीरियल मतलब, बाई मतलब होता है 2, यानी 1 कंटिन्यूअस एंड 1 अपरेंटली डायक्टोमी, बी का 1। एंड 5 कोफिशिएंट कब यूज करते हैं? और 5 कोफिशिएंट हम यूज करते हैं जब दोनों ही डायक्टोमस वेरिएबल होते हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। पॉइंट बाय सीरियल कब करते हैं? जब 1 कंटिन्यूअस एंड 1 जेन्युइनली डायक्टोमी, यानी द राइट आंसर इज 2। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया प्रोडक्ट मोमेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, बाई सीरियल कंटिन्यूअस प्लस आर्टिफिशियल 5 यानी 2 ट्रू डायक्टोमी एंड पॉइंट बाई सीरियल कंटिन्यूअस एंड ट्रू डायक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 15, नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे एनोवा। कहता है कि टू वे एनोवा का काउंटर पार्ट नॉन पैरामेट्रिक क्या होगा? मैन विटनी, विल्कॉक्सन, क्रूस्कल वैलिस एंड फ्राइडमैन टेस्ट। तो इसको आप ऐसे याद कर, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे टू वे एनोवा यानी दो कब होते हैं फ्रेंडशिप। तो इसे फ्रीडमैन को फ्रेंडशिप से आप कंपेयर करो कि अगर फ्रेंडशिप कब होगा? जब 2 लोग होंगे तभी फ्रेंडशिप होगा। तो इसलिए फ्रीडमैन जो है टू वे का क्या होगा? फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी रिसर्च के जो स्टेप को है उसे अरेंज करना है। जनरल रिसर्च क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिसर्च कैसे स्टार्ट होता है? रिसर्च स्टार्ट होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से। वैसे रिसर्च तो प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो पहले होगा डी, देन होगा क्या करते हैं? जनरल रिसर्च क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर क्या करेंगे? देन वी विल कलेक्ट
डेटा एंड फिर डेटा का हम एनालिसिस करेंगे। DABC ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कहता है कि स्टैंडर्डाइज्ड जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उनमें कौन सा परीक्षण शामिल होते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, मैक्सिमम आइटम, डिफिकल्ट लैंग्वेज। डिफिकल्ट लैंग्वेज तो डेफिनेटली नहीं होगा। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज एकदम जो एसेंशियल बोलते हैं ना वो होता है। तो किसी भी टेस्ट के लिए स्टैंडर्डाइज्ड होने के लिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है। मैच द फॉलोइंग में क्या कहता है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन इन एसडी यूनिट, asymmetry of distribution, ratio of true score variance to total variance, outcome measure of validation। तो डिस्टेंस फ्रॉम मीन इन एसडी यूनिट ये कब होता है, स्टैंडर्ड स्कोर जब होता है तब होता है। फिर असिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, वो असिमेट्री होता है स्क्यूनेस में होता है, यानी डेटा जो है एक साइड बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर कहता है रेशियो ऑफ ट्रू स्कोर वेरिएंस टू टोटल वेरिएंस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपको रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। एंड द लास्ट वन इज आउटकम मेजर ऑफ वैलिडेशन इज क्राइटेरियन A4, B1, C2 and D3। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ABE यूज टू एक्सेस वैलिडिटी, यानी ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ ABE मस्ट एक्सीड इंटर कंस्ट्रक्ट कोरिलेशन, यानी फॉर्नेल-लाक्लर रूल। तो ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20। मिडल मोस्ट स्कोर इन रैंक डेटा इज, अगर रैंक डेटा का जो मोस्ट मिडिल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मीडियन। मीडियन इज द 50 परसेंटाइल एट द प्रेजेंट सेंटर स्कोर आफ्टर रैंकिंग। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर इज द SD सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट सैंपल एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 22। विच एनालिसिस हैज मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एनालिसिस में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो किसमें, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है मल्टीवेरिएट अनोवा यानी मनोवा में होता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मैक्स मिनिमम कौन प्रिंसिपल इज रिसर्च मेथोडोलॉजी डिनोट, यानी मैक्स मिन जो प्रिंसिपल है उसमें कौन सा सिद्धांत को क्या दर्शाता है, मैक्सिमाइजिंग सिस्टमेटिक वेरिएंस, मिनिमाइजिंग एक्सट्रानिवस वेरिएंस, कंट्रोलिंग एरर वेरिएंस। मैक्सिमाइजिंग सिस्टमैटिक वेरिएंस, मिनिमाइजिंग एरर वेरिएंस एंड कंट्रोलिंग एक्सट्रानिवस वेरिएंस। maximizing extraneous variance, minimizing systematic variance and controlling error variance। तो मैक्स मिन जो कौन प्रिंसिपल फोकस करता है वो क्या करता है, सिस्टमेटिक वेरिएंस को क्या करता है, वो मैक्सिमाइज करता है। मिनिमाइज किसे करता है, रैंडम फैक्टर को करता है। और कंट्रोल किसे करता है, एक्सट्रानिवस वेरिएबल को। तो दैट वुड बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। फिर
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट फैक्टर एनालिसिस। अब फैक्टर एनालिसिस के बारे में क्या सही है। फैक्टर एक्सट्रैक्शन इज स्टॉप व्हेन आइगन वैल्यू बिकम लेस देन 1 and it is an interdependent statistics. It is a non-parametric analysis. A scree plot can be determined number of factor. हिंदी में क्या कहता है, कारक निष्कर्ष तब रोक दिया जाता है जब आइगन वैल्यू का जो है वो लेस देन 1 होता है और यह एक इंटरडिपेंडेंट अंतर्निर्भर सांख्यिकी है या यह एक पैरामेट्रिक टेस्ट है या स्क्री प्लॉट का उपयोग निकाले जाने वाले को कारकों की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है आंसर होता है फैक्टर एक्सट्रैक्शन इज स्टॉप जब आइगन वैल्यू से कम हो जाता है, फिर क्या करते हैं उसे रोक देते हैं। और यह इसके जो फैक्टर क्या है वो है इंटरडिपेंडेंट। एंड इट इज नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस, ये सही नहीं है क्योंकि इट इज पैरामेट्रिक। ओके, द ए बी एंड डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि इन वैलिडिटी विच वैलिडिटी द क्राइटेरियन मेजर इज ऑब्टेन्ड एट द सेम टाइम एज टेस्ट स्कोर। यानी कि कौन सी वैधता के मापदंड में माप लगभग उसी समय प्राप्त किए जाते हैं जब परीक्षण स्कोर प्राप्त होते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कंकरेंट होगा क्योंकि कंकरेंट में ही क्या करते हैं कि सेम टाइम पे ही टेस्ट का स्कोर की वैलिडिटी को चेक करते हैं। प्रेडिक्टिव जो होता है वो प्रेडिक्ट यानी ये वर्ड से ही समझ में आता है कि प्रेडिक्ट यानी बात के यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो द राइट आंसर इज कंकरेंट वैलिडिटी। तो आज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ रिसर्च और आज हमारा रिसर्च का जो चैप्टर था वो यूनिट खत्म हो गया है। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी टेस्टिंग और टेस्टिंग में भी मोर देन 3 और मोर देन 4 पार्ट बनेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर हेल्प एंड सपोर्ट।